गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने जब क्लासेस हमारी चलती थी स्कूल में, फर्स्ट चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स का हम कर चुके हैं, जो हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड था, विकास, ठीक है, आर्थिक विकास उसमें था। अब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक के बारे में। अक्षेत्रक क्या होते हैं कि हमने हमारी जो कुछ क्रियाएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षेत्रक हमारे चैप्टर का नाम है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग कुछ एक्टिविटीज हैं, जो हमारी उन एक्टिविटीज को अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग हिस्से में हमने बांट लिया, ठीक है। उसी हिस्से को हम अक्षेत्रक नाम देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें किस किस तरह के अक्षेत्रक हैं, ठीक है। इसको तीन अलग अलग तरह से सेगमेंटेशन इसकी की जाती है, अलग अलग तीन तरह से इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो होता है हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जो उत्पादन क्रियाएं हैं, उनके आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीन तरह का होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, हमारी जो उत्पादन क्रियाएं हैं उनके आधार पर, ठीक है। दूसरा हमारा है कि जो हम रोजगार देते हैं, रोजगार है उसके आधार पर, यानी कि जो इंप्लॉयमेंटेशन है उसके आधार पर कि किस किस तरह के क्षेत्र हैं, कि कौन कौन से इंप्लॉय हैं वो किस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं, उसके आधार पर, यानी कि रोजगार की स्थिति है उसके आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र, ये दो तरह का होता है, ठीक है। उत्पादन क्रियाओं के आधार पर कितने तरह का? तीन तरह का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, तीन तरह से उनको जो उत्पादन क्रियाएं हैं उनको बांटा जाता है। और जो रोजगार की स्थिति है उसके आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ये हमारा किसके आधार पर होता है? स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जो हमारी जो एक्टिविटी है वो किस क्षेत्र में हो रही है, स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है, सार्वजनिक है या वो निजी है, ठीक है, उसके आधार पर ये दो तरह का होता है। कुछ जो हमारी प्राइवेट बुक्स हैं उनमें इनमें कुछ चेंजेस भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम यही हमारे सिलेबस में हम इसको स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये क्रियाएं क्या है। मैंने आपको जिस टाइम अर्थव्यवस्था यानी कि जो अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स है उसको पढ़ना स्टार्ट किया ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मानव है वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। जैसे नौकरी करता है कोई खेती करता है, कोई घर पे काम करता है। घर पे काम करने का मतलब क्या है? हमारी मम्मी हमारे परिवार के लिए खाना बनाती है, हमारी बच्चों की देखरेख करती है, कपड़े धोती है, वो काम है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, अलग अलग लोग हैं वो अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। इनमें से कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आजीविका कमाने के लिए किए जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे जो सामाजिक फर्ज हैं उनको पूरा करने के लिए, हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए, समाज सेवा के लिए किए जाते हैं, यानी कि पैसे कमाने के लिए नहीं किए जाते। तो इसको हम आर्थिक और अनार्थिक दो तरह की क्रियाएं बोल देते हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी? जो धन कमाने के लिए की जाती हैं, और अनार्थिक क्रियाएं कौन सी? जो धन कमाने के लिए नहीं की जाती, जो समाज सेवा के लिए या अपने जो सामाजिक जो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम करते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं हम करते हैं। मानव क्रियाओं को दो हिस्सों में हमने बांट लिया, आर्थिक और अनार्थिक। अनार्थिक कौन सी है? हमारी मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाया, उसके लिए क्या मम्मी हमारे से पैसे लेगी? नहीं लेगी, तो वो क्या है? अनार्थिक क्रिया है। बच्चों के कपड़े धोती है मम्मी, क्या उसके लिए पैसे लेती है? नहीं। हम घर वालों को सब्जी ला के देते हैं, उसके लिए हम पैसे लेते हैं? नहीं। तो वो हमारी क्या है भाई? अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। कोई बुजुर्ग है वो रोड के किनारे खड़ा है, उसने रोड क्रॉस करना है, उससे नहीं होता, उसका हाथ पकड़ के हमने रोड क्रॉस करवा दिया, ठीक है। किसी को चोट लग गई, हमने उसको उठा के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। ये जो हमारे काम हैं वो क्या है? सार्वजनिक उत्तरदायित्व हमारे हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने किए हैं, पैसे कमाने के लिए इन कामों को नहीं किया। इनसे हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये काम क्या है? अनार्थिक क्रियाएं। तो इनको हम
अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इनको स्टडी नहीं करते। अनार्थिक क्रियाएं हैं वो अलग चीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की। आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? जो हम आजीविका कमाने के लिए, धन कमाने के लिए करते हैं। कोई स्कूल में टीच करता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई कृषि करता है, कोई सीमेंट बनाता है, कारखाने में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, कोई काम करता है, कोई अपना खुद का उद्योग लगाता है, कोई लोहे की ग्रिल, गेट, पलंग कुछ भी बनाता है, कोई कुछ करता है। मतलब अपने अपने अलग अलग काम करते हैं सभी लोग। कोई व्यापार करता है, कोई दुकान खोल के बैठा है, तो कोई कुछ करता है। वो सारे आजीविका कमाने के लिए किए गए काम हैं। उन्हीं कामों के बारे में अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, और उन्हीं कामों को हम अलग अलग अक्षेत्रक में बांट देते हैं। ठीक है, उन्हीं कामों को क्या करते हैं? अलग अलग अक्षेत्रक में बांट देते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से काम किस किस अक्षेत्रक में बांटे जाते हैं। पहले बात करते हैं हम प्राथमिक अक्षेत्र की। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? उत्पादन क्रियाओं के आधार पर 3 तरह के अक्षेत्रक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्राथमिक अक्षेत्रक कौन सा होता है? जिसमें हम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका प्रयोग करके उत्पादन करते हैं ना, उन सभी उद्योगों को, उन सभी क्रियाओं को हम क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लेके जाते हैं। जैसे मत्स्य पालन। पहले तो आप प्राथमिक जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। कौन कौन से हैं? हवा है, पानी है, धरती है, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। इनसे हमें जो मिलता है, इनसे हम जो प्राप्त करते हैं ना, वो हमारा क्या होता है? प्राथमिक अक्षेत्रक में आता है। ठीक है, जैसे कृषि की हमने, कृषि क्रियाएं क्या है? हमने खेती है, पौधा उगाया, उससे हमें अनाज प्राप्त हुआ। वो पौधा किन चीजों से प्राप्त हमने उगाया है? मतलब किन रिसोर्सेज का प्रयोग किया है? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग किया है। हवा, पानी, धूप या जमीन, इन सब चीजों का प्रयोग करके वो उत्पादन हुआ है, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक में लेके जाएंगे। मत्स्य पालन है, मछलियां पाली है हमने, कोई पौंड बनाया, तालाब बनाया, उसमें पानी था, पानी में मछलियां हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक है। खनन है, यानी कि खान है, जमीन को खोद के वहां से कोयला निकाला है, वहां से लोहा निकाला है, जमीन से पेट्रोलियम निकाला है, वो सारे क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो वहां से जो उत्पादन किया जाता है, तो उन क्रियाओं को हम क्या करेंगे? प्राथमिक क्षेत्रक में लेके जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र के बाद बारी आती है द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं की। जो हमने, सुन लेना ध्यान से, जो हमने प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित किया है, ठीक है, जैसे अनाज उत्पादित किया है, कोयला उत्पादित किया है, लोहा उत्पादित किया है, ठीक है, उन चीजों से जो उत्पादन हुआ है ना, उन उत्पादों का प्रयोग करके, प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग करके हमारी जरूरत की चीजें बनाने वाले जितने भी उद्योग हैं, वो सारे क्या होंगे? हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। या ये कह लो कि वस्तुएं बनाने वाले सारे के सारे उद्योग जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आते, वो सारे के सारे उद्योग वस्तुएं बनाने वाले वो कहाँ आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। जैसे कुर्सियां बनाने वाले, पलंग बनाने वाले, या हमारे लिए आटा पीसने वाला उद्योग है, चप्पल जूते बनाने वाला है, कपड़ा बनाने वाला है, जितने भी उद्योग हैं, फर्नीचर बनाने वाला है, जो भी वस्तुएं हमारी जो रूटीन में हम यूज करते हैं, जैसे ये यूज कर रहे हैं हम, मार्कर है, डस्टर है, बोर्ड है, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद नहीं हुआ ना, या ये कह लो कि प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको हम द्वितीयक क्षेत्र में क्या करते हैं? उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करके, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रयोग करके हमारी जरूरत की चीजें बनाते हैं। वो हमारा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र होता है। अब हम क्या कहेंगे? फर्नीचर बनाने वाला उद्योग, कुर्सी बनाने वाला, या चप्पल जूते बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, लाइट बनाने वाला, किताबें बनाने वाला, जो भी है, सारे के सारे उद्योग क्या है? हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पता चल गया। जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से उद्योग आते हैं, कौन सी क्रियाएं आती हैं? जो प्राथमिक
अक्षेत्रक में जो वस्तुएं उत्पादित हुई, जैसे कृषि से हमने गेहूं उत्पादित किया, गेहूं से आटा बनाने वाला, आटे से बिस्किट, बिस्किट से ब्रेड, या जो आटे से ब्रेड बनाने वाला, ये सब जो उद्योग हैं, ठीक है, तो वो सारे कहाँ आ गए, द्वितीयक अक्षेत्रक में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तृतीयक अक्षेत्र की। इसे हम सेवा उद्योग भी कहते हैं या सेवा अक्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक अक्षेत्र को सेवा अक्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता? तृतीयक क्षेत्र। यहां सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है ना, इनको सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, इनके काम हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, उसके लिए कुछ सुविधाएं हैं, कुछ सेवाएं हैं, वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। उस क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमें पैसे की जरूरत है उद्योग लगाने के लिए, तो पैसे कहां से आएंगे? बैंक से। तो बैंक हमें क्या करता है? सेवा उपलब्ध करवाता है, पैसे उपलब्ध करवाता है। अगर हमारे पास फालतू पैसे हैं तो जमा करवा दिए, चाहिए तो निकलवा लिए। तो इस तरह की जो सेवाएं हैं वो हमारी क्या आती हैं? तृतीयक क्षेत्र में आएंगी सारी की सारी। बीमा है, ठीक है, बैंकिंग है, परिवहन की सुविधाएं हैं, या गोडाउन की सुविधा है, वेयर हाउस की, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, या और हैं जो भी हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? मदद की जाती है, सेवा की जाती है, तो उसे हम तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र कौन सा होता है? सेवा अक्षेत्र इसको बोला जाता है। तो ये हमारे 3 अक्षेत्र थे, किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब जो प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुएं बनी है उनका प्रयोग करके और अन्य वस्तुएं, अतिरिक्त वस्तुएं बनाना, वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीयक को सुविधाएं या सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, तृतीयक क्षेत्र में सिर्फ सेवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे थे। अब बात करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र की। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है भाई? रोजगार के आधार पर हमने बनाया है इसको। ठीक है, रोजगार के आधार पर कैसे? जो लोग एक रिकॉग्नाइज्ड, एक संरक्षित क्षेत्र में काम करते हैं उनको तो संगठित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री में डेली वेजेस पे जब मन किया लगा लिया, जब मन किया उसको हटा दिया, वो सारे क्या हैं? असंगठित क्षेत्र में आएंगे। संगठित क्षेत्र कौन सा भाई? गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, वहां से हटा नहीं सकते अपनी मर्जी से, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया होती है, तब जाके उनको हटाया जाता है। असंगठित क्षेत्र कौन सा भाई? हमारे खेत में मजदूर लगे हैं, हम गए, हमारा काम हो गया भाई, कल से मत आना, वो अपने घर बैठ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। प्राइवेट स्कूल हैं, जब मन किया लगा लिए टीचर, जब मन किया हटा दिए, जब जरूरत होती है तब लगा लेते हैं, जरूरत नहीं है तो उसको छुट्टी कर देते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं। संगठित क्षेत्र में बहुत सारे नियम कानून कायदे होते हैं एम्प्लॉय के लिए। असंगठित क्षेत्र है उसमें कोई नियम कानून कायदे सरकार की तरफ से नहीं होते, यानी कि कानूनी प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, वो संगठित क्षेत्र में तो होता है, असंगठित क्षेत्र में नहीं होता। ठीक है, यहां पे क्या होता है? कंपनी की या जो इंस्टीट्यूट से या जो रोजगार उपलब्ध करवाने वाला, जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, एम्प्लॉयर है, उसके खुद के कानून कायदे होते हैं असंगठित क्षेत्र में। उसका मन करेगा उस तरह से वो काम करवाएगा। तो यहाँ जो शोषण है कर्मचारियों का सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मजदूर भी या सबसे ज्यादा कर्मचारी भी असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं। संगठित क्षेत्र में बहुत कम एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कैसे भाई? मालिकाना अधिकार किसके पास है? एक तो कुछ लोगों के पास या बहुत सारे लोग हैं वो मिलकर के एक व्यवसाय करते हैं, सरकारी जो सरकार के अंडर में है या पब्लिक के अंडर में जो हमारा उद्योग है उसको सार्वजनिक क्षेत्र पे कहेंगे। और एक हमारा है निजी लोगों के हाथों में स्वामित्व,
निजी लोगों की चलती है वहां पे, मेरी है, मेरा खुद का अपना एक कोई उद्योग है तो मैं उसका क्या है निजी स्वामित्व तो मेरा होगा, यानी कि मैं अपनी मनमानी वहां चला सकता हूँ एक दायरे में रहते हुए, तो वो हमारा क्या है निजी क्षेत्रक होगा। सार्वजनिक क्षेत्रक कौन सा है भाई? बैंक है, सरकारी बैंक है, ठीक है, जो हमारी रेलवे है, बिजली बोर्ड है, ये सारे क्या हैं सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्योग हैं। और निजी उद्योग कौन से हैं भाई? हमारी खुद की दुकान है, हमारा प्राइवेट स्कूल है, ये सारे क्या है निजी क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है। ये हमारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में हमारी बातें थी। अब इसमें हमने प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ये क्यों बांटे, संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्यों बांटा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है उसमें क्यों बांटा, इसकी भी हमारी कुछ अहम बातें होती हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्यों बांटा भाई? सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत कहाँ होती है, निजी क्षेत्र की जरूरत कहाँ होती है, कहाँ पे सार्वजनिक उद्योग जरूरी हैं, यानी कि जो ज्यादा जरूरी चीजें होती है ना हमारे लिए, समाज कल्याण के लिए ज्यादा जरूरी होती है, वहां सार्वजनिक उद्योग लगाए जाते हैं, ठीक है। निजी उद्योग है वो वहां लगते हैं जहां कोई खास जरूरत वाली बात नहीं होती, अपनी मर्जी से काम चलता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं, रोजगार के आधार पर, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र है उसके जो कर्मचारी हैं उनको संरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, उनके लिए स्पेशल कोई कानून बनाने के लिए या कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए ये संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं, उनमें उनको डिवाइड किया गया है कि कहां पे जो एम्प्लॉइज हैं उनका शोषण ज्यादा होता है, उनको कहां ज्यादा मदद की जरूरत है, कहां कम है, वो सब चीजें यहाँ देखे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्यों बांटे गए भाई? हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी होती है, जीडीपी ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर जीडीपी बढ़ता है हमारा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी में विकास हो रहा है हमारा अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो अब उसके लिए प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, द्वितीयक में बढ़े या तृतीयक में बढ़े, किसी भी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब हम जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के विकास में उसकी अहमियत ज्यादा है, द्वितीयक क्षेत्र है वो ज्यादा भूमिका अदा करता है, या तृतीयक क्षेत्र है वो ज्यादा भूमिका अदा करता है, या ये कह दो कि प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ है, द्वितीयक में ज्यादा हुआ है, या तृतीयक में ज्यादा विकास हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें देखने के लिए हम इनको अलग अलग क्रियाओं को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें हमेशा से शुरू से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अहमियत है या सबसे ज्यादा जो जीडीपी है उसमें हिस्सा हमारा प्राथमिक क्षेत्र का रहा है, ठीक है। धीरे धीरे द्वितीयक क्षेत्र है, पहले तो बहुत कम था, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ तो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम था, तो उसके बाद धीरे धीरे द्वितीयक क्षेत्र है उसने अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी, और प्राथमिक क्षेत्र ने भी की वही ग्रोथ, तो दोनों ने ग्रोथ की, तो इनका हिस्सा है वो बढ़ना शुरू हो गया। द्वितीयक क्षेत्र ने भी अपना हिस्सा जीडीपी में इंक्रीज किया। तृतीयक क्षेत्र है उसमें विकास सबसे ज्यादा हुआ, तृतीयक क्षेत्र जो सेवा उद्योग है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जीडीपी में हिस्सा है वो तृतीयक क्षेत्र का बहुत ज्यादा बढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र है वो रोजगार सबसे ज्यादा उपलब्ध करवाता है, द्वितीयक क्षेत्र है उसमें भी रोजगार के अवसर ठीक ठाक हैं, जितना उत्पादन बढ़ा है या जितना हिस्सा जीडीपी में बढ़ा है द्वितीयक क्षेत्र का, उतने नए रोजगार हैं वो जनरेट हुए हैं। लेकिन तृतीयक क्षेत्र की एक खासियत ये है कि इसने जितना ज्यादा ग्रो किया, यानी कि जीडीपी में इसका जितना हिस्सा बढ़ा ना, उस प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए, ठीक है। लोगों को इसने क्या किया, उत्पादन तो बढ़ा लिया, सेवाएं उत्पादित करनी तो बढ़ा दी, लेकिन रोजगार के अवसर इतने ज्यादा नहीं बढ़ाए, यानी कि लोगों को रोजगार कम दिए, तो इस क्षेत्र की अहमियत है वहां थोड़ी सी कम हो जाती है। तो तृतीयक क्षेत्र को भी चाहिए कि जितना उसने अपने उत्पादन को इंक्रीज किया है उस प्रोपोर्शन में वो अपनी एम्प्लॉयमेंटेशन है, यानी कि रोजगार है उसको भी इंक्रीज करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे से चल पाए, ठीक है। अब इन सब चीजों के साथ साथ हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कुछ एक बेरोजगारी पाई जाती है,
ठीक है, यानी कि लोग काम करते हुए तो दिखते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में काम नहीं होता। जैसे खेत में लगे हुए हैं, परिवार के 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं, उनके पास 10 एकड़ जमीन है, वो वहां काम करते हैं। वही काम वो 5 लोग जो काम करते हैं ना, वही काम 3 लोग भी कर सकते हैं। तो 2 फालतू लगे हुए हैं वहां पे, वो जो 2 लोग वहां फालतू लगे हुए हैं वो क्या है, वो बेरोजगार हैं। कौन से बेरोजगार हैं? छिपे हुए बेरोजगार, यानी कि उनका पता नहीं चल रहा, वो काम करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लगे हुए हैं काम में, लेकिन जो आय 3 व्यक्ति कमा सकते हैं वही आय उन 5 व्यक्तियों के काम करने से प्राप्त होती है। एक्स्ट्रा आय है वो नहीं कमा रहे हो, तो इसलिए जो 2 व्यक्ति हैं उनको हम क्या कहेंगे? छिपे हुए बेरोजगार कह लो, या उसके लिए एक वर्ड यूज होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगार है। इस तरह से बेरोजगारी की कुछ स्थिति होती हैं अलग अलग। एक तो होती है खुली बेरोजगारी, यानी कि जिसके बारे में सबको अच्छे से पता हो कि ये निठल्ला बैठा है भाई, ये कुछ नहीं कर रहा, ये बेरोजगार है, अच्छा पढ़ा लिखा है, काम करना चाहता है लेकिन इसको काम नहीं मिला। वो होती है हमारी खुली बेरोजगारी, जिसको हम सब अपना आराम से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी हमारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई कह लो या प्रच्छन्न बेरोजगारी कह लो। ठीक है, ये होती है कि लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त काम नहीं है। यानी कि पर्याप्त काम का मतलब क्या है कि एक काम पे आवश्यकता से ज्यादा लोगों का लगा हुआ होना। ठीक है, जैसे कृषि है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कह लो या कृषि में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे काम पे लगे हुए हैं 10 लोग, वहां सिर्फ 8 लोगों की जरूरत है, तो 2 लोग फालतू लगे हुए हैं वहां, वो काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनकी वहां जरूरत नहीं है, उनको वहां से हटा के कहीं और लगाया जा सकता है। तो वो हमारी क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। एक होती है हमारी अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी कौन सी होती है भाई? तुमने देखा होगा पार्ट टाइम काम मिलता है, कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करने में सक्षम है, ठीक है, लेकिन उसे काम मिला सिर्फ 2 घंटे, या ये कह लो कि उसकी इनकम है उस काम की वो होनी चाहिए 15,000 रुपए, लेकिन उसको मिलते हैं सिर्फ 5,000। वो पूरा काम नहीं करता, उसे थोड़ा काम मिला है, जो उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार उसको काम ना मिलना, वो क्या कहलाता है? हमारा अल्प बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि उसे कुछ काम मिला है, कुछ टाइम वो फ्री रहता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? अल्प बेरोजगारी होती है। एक होती है हमारी ये कह लो कि हमारी ये कहेंगे कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक। ठीक है, एक तो अपनी इच्छा से बेरोजगार हो और एक बेरोजगार रहने की इच्छा नहीं है उसकी लेकिन फिर भी बेरोजगार है बेचारा। ठीक है, तो सही मायने में जो अनैच्छिक बेरोजगार होते हैं ना, वो ही बेरोजगार कहलाते हैं। ऐच्छिक बेरोजगार को बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अब इनके बारे में मैं बता देता हूं कि जैसे एक व्यक्ति है, वो काम करने का इच्छुक है, उसके अंदर योग्यता है, ठीक है, लेकिन उस बेचारे को काम नहीं मिलता, वो हमारी होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। यानी कि वो बेरोजगार रहने का इच्छुक नहीं है, फिर भी बेचारा बेरोजगार बैठा है, उसको काम नहीं मिला। सही मायने में यही क्या होती है? बेरोजगारी होती है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, काम भी मिल रहा है, जो प्रचलित मजदूरी की दर है, जैसे 500 रुपए एक व्यक्ति को मिलते हैं एक दिन के काम करने के, तो 500 रुपए उसको 500 रुपए में काम मिल रहा है, उसकी योग्यता के अनुसार अच्छा काम है, लेकिन वो क्या कहता है? ना भाई मैं तो 500 में नहीं 1000 रुपए में काम करूंगा, छोड़ा हो गया। वो क्या है? एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। वो क्या है? अपनी इच्छा से बेरोजगार है, उसका काम करने का मन नहीं है, वो कहता है ना भाई अपना तो ऐसे ही काम चल रहा है, मैं नहीं करता काम। ठीक है, वो क्या है? ऐच्छिक बेरोजगार।
उसे बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इस चैप्टर के बारे में जो अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक हैं उनके बारे में हम कितनी भी बातें करें हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। हम इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना हमारा बाकी रहता है। तो इसलिए हमने एक इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे अक्षेत्रक हैं उनको डिवाइड किया जाता है, कौन सा अक्षेत्रक क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, किस किस तरह की बेरोजगारी हमारे इन अक्षेत्रक हैं उनमें मिलती है उसके बारे में हमने देखा, जीडीपी में किस अक्षेत्रक का हिस्सा सबसे ज्यादा है, किस अक्षेत्रक ने अपने जीडीपी हिस्से को सबसे ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, ये हमने अभी ओवरव्यू है इस चैप्टर का वो कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो करेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे उनमें मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, उनसे आप उनको कर लेना। अगर उन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी, मेरे से बिल्कुल फ्रीली, कोई हेजिटेशन मत रखना। मेरे पास कॉल करनी है कॉल करना है, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है तो मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप डाउट मत रखना, अच्छे से समझ के हमने क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करना है। इसमें भी कोई अगर आपको समस्या आती है, चैप्टर है उसको पढ़ के देखना, उसमें भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।